जय सिया राम जी की। आज हम बात करेंगे धनु लगन कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ भाव का स्वामी होकर उस भाव विशेष की शुभता को और अशुभ भाव का स्वामी होकर उस भाव विशेष की अशुभता को अपने में समाहित करके फल देने वाला होता है। इसके साथ साथ ही दोस्तों एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि कोई भी ग्रह दो ही प्रकार से अपना फल करता है। एक तो भाव स्वामित्व के आधार पर शुभ या अशुभ भाव का स्वामी होकर शुभता और अशुभता को देने वाला, जिसे तात्कालिक फल कहते हैं, जो कि लग्न कुंडली के अनुसार चेंज होता रहता है। दूसरा, ग्रह सदैव अपने नैसर्गिक गुण धर्म और स्वभाव का विशेष फल करता रहता है, जो कि उसके बलाबल पर निर्भर करता है, जो नैसर्गिक होता है, स्वाभाविक होता है, अर्थात कभी भी चेंज होने वाला नहीं होता है। तो आइए लग्न कुंडली के आधार पर धनु लग्न की चर्चा करते हैं और विस्तृत विवेचना करते हैं, समझाने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, धनु लग्न की कुंडली है, लग्नेश और चतुर्थेश देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। लग्नेश सदा शुभ फल करता है और चतुर्थ भाव केंद्र भाव होता है, केंद्र का स्वामी तटस्थ फल करता है। तो एक शुभ भाव का स्वामी और एक तटस्थ भाव का स्वामी होने से शुभ प्लस तटस्थ इक्वल टू शुभ फल देने वाले यहाँ देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे भाव और तीसरे भाव के स्वामी की। दूसरा भाव और तीसरे भाव के स्वामी शनि जी बनते हैं। यहाँ पर शनि जी दूसरे भाव का स्वामी होने से सम फल करते हैं, क्योंकि दूसरा भाव सम भाव होता है और दूसरे भाव का स्वामी अपनी दूसरी राशि के अनुसार फल करता है। तो शनि जी की दूसरी राशि कहाँ पर है? तीसरे भाव में है। तीसरा भाव क्या है? ये त्रिष्टाय का भाव होता है। त्रिष्टाय अशुभ फल देने वाला होता है और आठवें से आठवां होने से भी अशुभ फल देने वाला होता है। तो शनि जी यहाँ पर दूसरे का फल ना करके तीसरे का विशेष फल करेंगे और तीसरे भाव में ध्यान से देखेंगे तो मूल त्रिकोण राशि भी है और कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का ही विशेष फल करने वाला होता है। इस आधार पर सम प्लस अशुभ इक्वल टू अशुभ फल देने वाले शनि जी इस लगन कुंडली में, धनु लगन कुंडली में होते हैं। नैसर्गिक पापी होते हैं, रोग के कारक होते हैं, कर्जे के भी कारक होते हैं, दुख, संघर्ष, मेहनत और बाधाओं के कारक होते हैं। इन तमाम चीजों को इस कुंडली में शनि जी विशेष रूप से देने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि तीसरा भाव अशुभ त्रिष्टायस होता है। आठवें से आठवां होने से आठवें भाव का जो फल होता है विपत्ति, असफलता, मुश्किलें, बाधाएं, रुकावटें, रोग और साथ में कारक भी होते हैं इन्हीं सब चीजों के नैसर्गिक। तो शनि जी इस कुंडली में विशेष अशुभ फल देने वाले होते हैं। एक बार फिर बता दूं, शनि जी अगर स्वाग्रही हो गए, कोई भी ग्रह जब स्वाग्रही हो जाता है तो कितना भी पापी क्यों ना हो, वह उस भाव विशेष से संबंधित आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ फल ही करने वाला होता है। अब बात हम करेंगे पंचम भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी मंगल देव की। यहाँ पर देखिएगा, द्वादश भाव सम भाव हो गया और पंचम भाव शुभ भाव। क्यों? क्योंकि पंचम भाव आपका दूसरा सबसे बड़ी त्रिकोण भाव होता है और त्रिकोण के स्वामी सदैव शुभ फल करने वाले होते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा, एक सम भाव का स्वामी और एक शुभ भाव का स्वामी। सम प्लस शुभ इक्वल टू शुभ, यानी कि और लग्नेश के मित्र भी हैं, तो यहाँ पर मंगल जी शुभ फल करने वाले ही होते हैं। अब बात आती है दो चीजें कि 12वें घर का स्वामी अपनी दूसरी राशि का फल करता है। तो दूसरी राशि शनि जी की मूल त्रिकोण मंगल जी की मूल त्रिकोण राशि, ये जो मेष राशि है वो पंचम भाव त्रिकोण में है, तो इसलिए पंचम भाव त्रिकोण भाव का ही विशेष फल यहाँ पर मंगल जी करने वाले हैं। तो मंगल जी इस कुंडली में योग कारक माने जाते हैं। फिर एक चीज मैं आपको बता दूं कि कोई भी ग्रह अपनी सामान्य राशि का 25% और मूल त्रिकोण राशि का 75% करता है। तो ऐसे भी पंचम भाव में मूल त्रिकोण राशि होने से, त्रिकोण भाव में होने से मंगल जी यहाँ पर सर्वाधिक शुभ फल ही करने वाले हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि त्रिक भाव का कोई फल नहीं करेंगे। 25% त्रिक भाव की अशुभता को अपने में समाहित करके ही मंगल देव यहाँ पर विशेष फल करेंगे। क्योंकि कोई भी ना तो भाव टोटल सम हो सकता है, ना तो कोई ग्रह की कोई राशि ही सम हो सकती है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। अब हम बात करते हैं शुक्र देव की। एक तो छठे घर में और एक 11वें घर में इनकी राशि पड़ती है। तीसरा, छठा और 11वां भाव ये त्रिष्टाय भाव कहलाते हैं और इनके स्वामी सदैव अशुभ फल करने वाले होते हैं। लेकिन जब कोई शुभ ग्रह तीसरे, छठे या 11वें का स्वामी बनता है तो वह शुभ फल ही देने वाला होता है। और विशेषकर अगर वह स्वाग्रही हो गया तो फिर सोने पर सुहागा इसे कहा जाता है। दूसरी चीज कि छठे भाव में सामान्य राशि है और 11वें भाव में मूल त्रिकोण राशि है। तो शुक्र जी यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि 11वें भाव का ही विशेष फल करेंगे। 11वां भाव त्रिष्टायस होने से अशुभ भाव होता है।
लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो 11वां भाव होता है वही आपका सोर्स ऑफ इनकम का भी है, वही आपके आय यानी कि लाभ प्राप्ति का भी भाव है, अर्थात कुल मिलाकर धन भाव है। तो धन के लिए शुक्र जी यहाँ पर अशुभ नहीं होने वाले हैं। धन के लिए इस कुंडली में अशुभ होने वाले नहीं है। अगर किसी भी प्रकार से दूसरे धन भाव के स्वामी से या दूसरे धन भाव से, त्रिकोण भाव से या इनके स्वामी से, केंद्र भाव से या इनके स्वामी से, इन्हीं भावों में बनाएंगे तो एक प्रबल धन योग का निर्माण करते हैं। लेकिन फिर वही चीज कि छठा घर रोग ऋण शत्रु का होता है और छठे से छठा भावात भावन से 11वां भाव भी उसी चीज को संकेत करता है। तो शुक्रदेव लग्नेश के शत्रु भी हैं। तो यहाँ पर रोग ज्योतिष के अनुसार अगर लग्न को या लग्नेश को प्रभावित करेंगे और पीड़ित होंगे तो यहाँ पर रोग को देने वाले होंगे। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से त्रिष्टायस शुभ ग्रह अगर त्रिष्टायस हो तो उसको अशुभता का दोष नहीं लगता। अगर स्वग्रही हो जाए तो सोने पर सुहागा है और आर्थिक दृष्टिकोण से तो बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो अशुभता यहाँ पर कहाँ कैसे आएगी? रोग ज्योतिष के अनुसार। बस अब बात करते हैं हम सप्तम भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी बुध देव की। सप्तम भाव केंद्र भाव, दसम भाव प्रबल केंद्र भाव। केंद्र के स्वामी सदैव तटस्थ होते हैं। तो इस नियम के आधार पर आप कहेंगे यहाँ पर बुध देव समफल करने वाले हैं और बुध देव जिस भाव में होंगे, जिस उसके स्वामी के अनुसार और जिन ग्रहों के साथ होते हैं वो ऐसा ही शुभ अशुभ फल करते हैं। तो बुध देव किस ग्रह के साथ हैं वो ऐसा ही शुभ और अशुभ फल यहाँ पर करेंगे। लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि सप्तम भाव मारक भाव भी होता है और लग्नेश गुरु के शत्रु भी होते हैं। तो यहाँ पर मारकेश का प्रभाव भी करेंगे, रोग ज्योतिष के अनुसार मारक प्रभाव देने वाले होंगे। लेकिन केंद्र अधिपति दोष भी होने से इनकी शुभ फल देने की क्षमता में न्यूनता आ जाएगी। अब बात आती है शुभ फल देने की क्षमता में न्यूनता कहाँ आएगी? तो जिन केंद्र भावों के स्वामी कोई केंद्र का ग्रह होता है जिसे केंद्र अधिपति दोष लगता है तो वह उन्हीं भावों के फल में न्यूनता करता है। तो सप्तम और दसम के फल में विशेष न्यूनता करेंगे। लेकिन फिर वही चीज अगर स्वग्रही हो गए सप्तम या दसम में या कहीं से भी सप्तम या दसम को देखते हैं तो उस भाव विशेष की शुभ फल देने में न्यूनता बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि स्वग्रही होने से अपनी राशि को देखने से उस भाव विशेष को बलवान कर देते हैं। तो रिजल्ट क्या निकला कि यहाँ पर बुध देव दो सम भावों के स्वामी होने से केंद्र के सम फल करेंगे, जिसके साथ होंगे वैसा फल करेंगे। केंद्र अधिपति दोष पीड़ित होने से, केंद्र अधिपति दोष से पीड़ित होने से यहाँ पर सप्तम और दसम भाव के फल में न्यूनता प्राप्त करेंगे, कम से कम फल देने का प्रयत्न करेंगे। तीसरी चीज लग्नेश के शत्रु होने से मारक प्रभाव भी देंगे। अब बात करते हैं अष्टम भाव के स्वामी चंद्रमा की। जब कोई ग्रह अष्टमेश होता है तो वह निहायत ही पापी माना जाता है, सबसे अशुभ माना जाता है, क्योंकि त्रिक भाव में अष्टम भाव को सर्वाधिक अशुभ फल देने वाला कहा गया है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सूर्य और चंद्रमा जिनकी एक एक राशियां होती हैं, अगर ये अष्टम भाव के स्वामी हो अर्थात अष्टमेश हो तो इनको अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। लेकिन अगर अष्टम में बैठे हों और पीड़ित हों तब तो दोष लगेगा। तो एक चीज समझिएगा कि चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा और लग्नेश का मित्र भी है, लेकिन फिर भी कुछ दोष तो लगेगा। पूर्ण रूप से अष्टमेश के दोष से मुक्त नहीं हो सकता। इसका निर्धारण ऐसे होगा अगर चंद्रमा कहीं नीच का हो गया, चंद्रमा शत्रु राशि में हो गया, 6, 8 या 12 में हो गया, या अष्टमेश होकर लग्नेश से संबंध बना लिया, या मारक भाव में चला गया, या अष्टम से अष्टम तीसरे भाव में चला गया, तो यहाँ पर रोग ज्योतिष के अनुसार शारीरिक कष्टों के लिए और अपने में समाहित बाधाओं के लिए, मुसीबतों के लिए, अवरोध और रुकावट और संघर्ष के लिए यहाँ पर ये दोष मुक्त नहीं होगा, अर्थात इन दोष को देने वाला ही होगा। तो कुल मिलाकर अष्टमेश चंद्रमा होने से, लग्नेश का मित्र होने से अगर पीड़ित हुआ, कमजोर हुआ तभी विशेष दोष लगेगा, नहीं तो सामान्य दोष ही लगेगा। अन्य ग्रहों की अपेक्षा कोई विशेष अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा। अब बात करते हैं नवम भाव के स्वामी सूर्यदेव की। नवम भाव सर्वाधिक बली त्रिकोण भाव होता है। त्रिकोण के स्वामी सदैव शुभ होते हैं और लग्नेश गुरु के मित्र भी हैं। तो यहाँ पर सूर्यदेव प्रबल राजयोग कारक हैं। जहाँ बैठेंगे, जहाँ देखेंगे वहाँ शुभ फल ही देने वाले होंगे, अशुभता को नष्ट करने वाले होंगे। अब एक चीज और समझ लीजिए कि जो लग्नेश होता है वो हमेशा पंचम भाव और नवम भाव के स्वामी को, अपने मित्र को ही स्वामी बनाता है, अर्थात लग्नेश, पंचमेश और नवमेश ये सदैव आपस में मित्र होते हैं। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारगर्भित भाव स्वामित्व के आधार पर ग्रहों की शुभता और अशुभता की विवेचना समझ में आई होगी।
अगर आप अपनी कुंडली की विवेचना हमसे करवाना चाहते हैं तो मात्र 501 रुपये में संपूर्ण कुंडली की तार्किक विवेचना हम करते हैं। आपकी कुंडली में जितने भी योग, शुभ योग और दुर्योग बने होते हैं, उन दुर्योग और शुभ योगों का आपके लाइफ में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसका क्या फल हो सकता है, इसकी सारगर्भित विवेचना हम करते हैं। हमारी फीस मात्र 501 रुपये है, क्योंकि ज्योतिष एक सेवा है, व्यवसाय नहीं है। अतः आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कुंडली विवेचना के लिए। मैं पंडित राघवेंद्र उपाध्याय, प्रयागराज से। धन्यवाद। जय सिया राम जी की।